ये 8 टॉपिक है जो हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं। इंट्रोडक्शन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रोल क्या है मैनेजमेंट प्रोसेस में, ये 4 मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। आज हमें बचे हुए जो पार्ट है दैट इज फंक्शंस क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, सिग्निफिकेंस क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, लिमिटेशंस क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या रिलेशन है, साथ में मैनेजमेंट के फंक्शंस भी हमें डिस्कस करने। इस सीक्वेंस में हमने लास्ट क्लास में देखा था अकाउंटिंग 3 तरीके की होती है, वन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वन इज कॉस्ट अकाउंटिंग और वन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन पर्पस होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करके एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस होता है प्रोडक्ट वाइज और सर्विस वाइज कॉस्ट और प्रॉफिट कैलकुलेट करना, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन पर्पस होता है डिसीजन लेना। और डिसीजन के लिए डेटा कहां से कलेक्ट करते हैं सर, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग से डेटा कलेक्ट करते हैं। और इनका यह कहना है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि लार्ज स्केल बिजनेस मार्केट में देखने को मिले, लार्ज स्केल बिजनेस जब मार्केट में देखने को मिले तो अकाउंटिंग की जरूरत पड़ने लग गई, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मर्ज हुआ। देन पब्लिक से पैसा लेने लग गए लोग शेयर वगैरह इश्यू करके, तो शेयर कैपिटल जो है उसमें इन्वेस्टर का पैसा लगा हुआ है। इन्वेस्टर कौन है? पब्लिक। तो पब्लिक मनी जब बिजनेस में लगने लग गया तो इसके लिए लीगल फ्रेमवर्क बनाए गए, कंपनीज एक्ट वगैरह पिक्चर में आया। तो मेन जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कंसंट्रेशन है वो किस चीज पे है सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाना, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना ही मेन पर्पस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। देन हमने डिस्कस किया मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट। तो हमने देखा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग अकाउंटिंग की एक नई अप्रोच है। 2 वर्ड से सब्जेक्ट बना है, मैनेजमेंट और अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब होता है वो अकाउंटिंग जो मैनेजमेंट के लिए की जाती है, वो अकाउंटिंग जो मैनेजमेंट के लिए की जाती है, जो मैनेजमेंट के लिए बेनिफिशियल हो। और मैनेजमेंट इसको किस लिए यूज करते हैं? डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करते हैं। और डिसीजन हमेशा फ्यूचर के लिए लिए जाते हैं, और फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन होता है। तो अनसर्टेनिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग करता क्या है? रिपोर्ट्स बनाता है और मैनेजमेंट को प्रोवाइड करवाते हैं ताकि मैनेजमेंट उन रिपोर्टिंग के बेसिस पे डिसीजंस ले सके। तो यहां पे अकाउंटिंग का मतलब है वो अकाउंटिंग जो मैनेजमेंट की नीड को सेटिस्फाई करे। अकाउंटिंग इस तरीके से होनी चाहिए जो मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन की जरूरत है वो मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन यहां से मिल सके। तो सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन है कई जगह से हमारे पास आती है। रॉबर्ट एन एंथोनी ने कहा कोई भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है जो मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल होती है, वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो मैनेजमेंट के लिए यूजफुल होती है, दैट इज नॉन एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ब्राउन एंड हार्वर्ड ने कहा कि वो इंफॉर्मेशन जो कि एफिशिएंट प्लानिंग और कंट्रोल करने में मैनेजमेंट की मदद करे वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। ICAEW दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स ने कहा कोई भी अकाउंटिंग जो कि बिजनेस को एफिशिएंटली कंडक्ट करने में हेल्प करे वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। और सीमा यूके ने क्या कहा? सीमा यूके ने एक ब्रॉड डेफिनेशन यहां पे कवर करी, बोला मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है आइडेंटिफाई करना, प्रेजेंट करना, इंटरप्रेट करना इंफॉर्मेशन, ताकि उसके बेसिस पे मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बना सके, प्लानिंग कर सके, कंट्रोलिंग फंक्शन कर सके, डिसीजन ले सके, ऑर्गेनाइजेशन के पास जो रिसोर्सेज है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सके, शेयर होल्डर, अदर एक्सटर्नल एंटिटी को जो इंफॉर्मेशन की जरूरत है वो प्रोवाइड कर सके, एम्प्लॉइज को जो इंफॉर्मेशन की जरूरत है वो प्रोवाइड की जा सके, और ऑर्गेनाइजेशन की एसेट को सेफ रखा जा सके। और फाइनली डेफिनेशन निकल के आई कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द अकाउंटिंग विच मेजर, जो कि मेजर करता है, रिपोर्टिंग करता है और एनालाइज करता है फाइनेंशियल के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी, और वो मैनेजमेंट के लिए डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होती। तो ये हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हम लास्ट क्लास में मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव भी देख चुके थे। सर 7 ऑब्जेक्टिव बताए गए मैनेजमेंट अकाउंटिंग के।
मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्टिंग और अदर स्टेटिस्टिकल डेटा प्रोवाइड करते हैं जिसके बेसिस पे मैनेजमेंट डिसीजन ले सकते हैं। दूसरा, कंप्यूट करना और प्रेजेंट करना मैनेजमेंट को फाइनेंशियल रिजल्ट, ताकि अगर मैनेजमेंट के सामने कई ऑप्शंस में से उनको बेस्ट सिलेक्ट करना है, लाइक ऑर्गेनाइजेशन को फंड इन्वेस्ट करना है, पावर सेक्टर में करूं कि फार्मा में, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है पावर सेक्टर में करेंगे तो क्या खर्चे लगेंगे, क्या रेवेन्यू आने के चांसेस हैं, फार्मा में करेंगे क्या आउटफ्लोज होंगे, क्या इनफ्लोज होंगे। तो इसका एनालिसिस जब मैनेजमेंट के सामने रखा जाएगा तो मैनेजमेंट उसके बेसिस पे इजीली डिसीजन ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट, ट्रांसलेटिंग द मैनेजमेंट प्लान्स कवरिंग ऑल फाइनेंशियल एक्टिविटीज। जो भी मैनेजमेंट के प्लान्स हैं उनको फाइनेंशियल एक्टिविटीज में कन्वर्ट करना, कि जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के प्लान्स हैं उन प्लान्स में क्या खर्चा होगा, क्या इनकम्स होगी। इसके अलावा जो भी बिजनेस एक्टिविटी आप करते हो उनकी जो फिगर्स आती है, प्रॉफिट लॉस खर्चे जो भी है, उन फिगर्स को वेरीफाई करना, और वेरीफाई करके मेनली पर्पस क्या है, कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिकेबिलिटी जानना कि सर जो फिगर उसमें लिखी हुई है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है। कंसिस्टेंट का मतलब, अगर आपने पिछले साल करंट रेशियो करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी निकाला है तो इस साल भी वही फॉर्मूला होना चाहिए, उस फॉर्मूले में किसी तरीके का कोई चेंज ना हो। क्विक रेशियो अगर आपने लास्ट ईयर करंट एसेट माइनस स्टॉक अपॉन में करंट लायबिलिटी निकाला है तो इस साल ऐसा ना हो कि करंट एसेट माइनस स्टॉक अपॉन में आप क्विक लायबिलिटी करने लग जाओ। नहीं, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। साथ में जो भी प्लान्स हैं क्या वो प्रैक्टिकल है अचीव करना कि नहीं है। फिफ्थ पॉइंट, फाइनेंशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ प्लान, ताकि मैनेजमेंट में इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड कर सके कि भाई प्रोडक्शन मैनेजर का काम ये है, परचेज मैनेजर का काम ये है। इसके अलावा स्टैंडर्ड सेट करके एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के अगेंस्ट में मेजर करना, ताकि अगर उसमें कोई डिफरेंसेस है उनको एनालाइज किया जा सके और जो भी करेक्टिव एक्शन लेने हैं वो एक्शन लिए जा सके। और फाइनली रिपोर्टिंग करना, ताकि बिजनेस को इफेक्टिवली रन किया जा सके। और उसके बाद हमने देखा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रोल। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रोल में हमने मेनली यही देखा कि सर एक बिजनेस सक्सेसफुली तभी ऑपरेट किया जा सकता है जब एक ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज हैं, एफर्ट्स हैं, वो प्लान्ड मैनर में उनके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए यूज किए जाए। तो हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि हम अपने बिजनेस को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कंडक्ट करें। तो इफेक्टिव का मतलब होता है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लो बस। अगर आपने अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया तो हम कहते हैं आपने इफेक्टिवली काम किया है। लेकिन आप एफिशिएंट केवल तभी कहलाते हो जब आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हो कम से कम कॉस्ट लगा के और कम से कम रिसोर्सेज को यूज करके। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करना, और इसमें मैनेजमेंट आपकी हेल्प करती है। तो मैनेजमेंट का काम क्या है, एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना। तो जब तक आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हो रिकॉर्डिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हो रिकॉर्डिंग, लेकिन मेनली जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम आ जाते हैं एनालाइज और इंटरप्रिटेशन, यहां पे मेन पर्पस है। ये 4 पॉइंट तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे, आज हमें आगे कंटिन्यू करना है। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मैनेजमेंट के फंक्शंस। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इस तरह जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का मतलब क्या है, टॉप मैनेजमेंट यू कैन से। मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या है। अगर आप लोगों ने 12th क्लास में बिजनेस स्टडीज अच्छे से पढ़ा हुआ है तो वहां पे भी मैनेजमेंट के फंक्शंस आते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के 5 फंक्शंस है, मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस है। और वो 5 फंक्शंस क्या है, प्लानिंग करता है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजिंग करनी है, मैनेजमेंट को कंट्रोलिंग करनी है, मैनेजमेंट को डिसीजन लेने हैं, और फाइनली मैनेजमेंट को स्टाफिंग करनी है। तो मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस है। कौन कौन से सर, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग और स्टाफिंग। मैंने ये 5 इसीलिए लिखा है ताकि आप जब भी ये स्लाइड देखो, आप अपने नोट्स में जब भी देखो,
सर मैनेजमेंट के फंक्शन कितने हैं? 5। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग, स्टाफिंग। अंदर का मैटर आप बहुत इजीली लिख पाओगे जब 1 से 2 बार आप इन चीजों को अच्छे से रीड कर लेते हो तो। सर सबसे पहले फंक्शन की बात करेंगे, प्लानिंग। हमने कहा मैनेजमेंट का पहला फंक्शन है प्लानिंग। प्लानिंग में करना क्या है? तो प्लानिंग इज द रियल बिगिनिंग ऑफ एनी एक्टिविटी। देखो एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है कि तुक्के में ही कोई काम शुरू कर देती है। आंसर इज नो। हर एक ऑर्गेनाइजेशन किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले, कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले प्लानिंग करती है। बिना प्लानिंग के एक ऑर्गेनाइजेशन कोई काम नहीं करती, और अगर करे कोई ऑर्गेनाइजेशन तो वहां पे सक्सेसफुल मिलना बहुत मुश्किल है। तो प्लानिंग इज द रियल बिगिनिंग ऑफ एनी एक्टिविटी। प्लानिंग एस्टैब्लिशेस द, प्लानिंग में करना क्या है? फर्म अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करती है कि अगर मैं कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, क्या ऑब्जेक्टिव है इस पैसे को इन्वेस्ट करने के पीछे, एंड डिसाइड्स द कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव इट। प्लानिंग में एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करती है कि हमें ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, और ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव करना है वो भी डिसाइड करती है। कैसे का मतलब है कोर्स ऑफ एक्शन। कैसे का मतलब है कोर्स ऑफ एक्शन। कैसे का मतलब है कोर्स ऑफ एक्शन, कि हमें क्या एक्शन लेने पड़ेंगे, क्या हमें करना पड़ेगा ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे। इट इज कंसर्न विद, तो प्लानिंग में क्या करेंगे? फॉर्मुलेट करेंगे, बनाएंगे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लान टू अचीव ए पर्टिकुलर एंड। तो सिंपल यू कैन से सर प्लानिंग इज द रियल बिगिनिंग ऑफ एनी एक्टिविटी। प्लानिंग में एक ऑर्गेनाइजेशन फर्म के ऑब्जेक्टिव डिसाइड करती है और उनको कैसे अचीव किया जाए, क्या एक्शन लेने हैं वो डिसाइड करती है। प्लान दोनों तरीके के बनाए जाते हैं, शॉर्ट टर्म भी प्लानिंग होती है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी होती है। इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से हमें रीड करना है, याद रखना है। कारण क्या है? एमसीक्यू जो आते हैं हमारे एग्जाम में, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हर एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एक एग्जांपल है यहां पे प्लानिंग को लेकर। से एग्जांपल, इफ ए फर्म डिटरमाइन टू अचीव ए पर्टिकुलर लेवल ऑफ प्रॉफिट। मान लो प्लानिंग में ये डिसाइड हुआ कि हमें 10 लाख रुपए का प्रॉफिट इस महीने अचीव करना है। शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूं कि 10 लाख रुपए का हमें प्रॉफिट इस महीने अचीव करना है। तो कैसे अचीव करना है वो भी तो डिसाइड करना पड़ेगा। तो इट हैज टू प्लान हाउ टू रीच द टारगेट। तो साथ में ये भी डिसाइड करना है कि ये कैसे अचीव हम कर सकते हैं, कौन से प्रोडक्ट बनाएं, किस प्राइस पे बेचें ताकि हम अपने टारगेट को अचीव कर सकें। एंड द मैनेजमेंट अकाउंटेंट डेवलप द डेटा। और इसके लिए डेटा कौन डेवलप करेगा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दैट हेल्प मैनेजर टू आइडेंटिफाई मोर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट। अगर कंपनी 4 तरीके के प्रोडक्ट बना रही है ABCD, तो मैनेजमेंट हैज टू डिसाइड कि कौन से प्रोडक्ट की सेल ज्यादा करके हम अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं, या कौन से प्रोडक्ट को कितना कितना बेचा जाए, किस किस प्राइस पे बेचा जाए ताकि हम अपने प्रॉफिट टारगेट को अचीव कर सकें। सिमिलरली एक ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट हो सकता है कि हमारे जो भी करंट प्रॉफिट आ रहे हैं हमें उनको 25% से बढ़ाना है। तो अगेन मैनेजमेंट को डिसाइड करना है कौन सा प्रोडक्ट की सेल कितनी बढ़ाने की कोशिश की जाए, या फिर कौन से प्रोडक्ट का कितना सेलिंग प्राइस बढ़ाया जाए, या फिर कौन से प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट कितनी कम की जाए ताकि हम अपने प्रॉफिट को 25% से बढ़ा सकें। तो व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू इंप्रूव द एग्जिस्टिंग प्रॉफिट बाय 25%? मैनेजमेंट अकाउंटिंग थ्रू वेरियस ऑल्टरनेटिव टू अचीव द गोल। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम यहां पे क्या होगा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स, रिपोर्ट्स बनाकर मैनेजमेंट के सामने ले जाएगा कि हम ये ऑप्शंस है, अगर हम ये ऑप्शंस अडॉप्ट करते हैं हम अपने एग्जिस्टिंग प्रॉफिट को 25% से इंक्रीज कर सकते हैं। अब जो भी बेस्ट लगेगा मैनेजमेंट को ऑप्शन, वो वहां पे अडॉप्ट करेंगे। तो पहला जो फंक्शन है मैनेजमेंट का, दैट इज प्लानिंग। प्लानिंग के बाद सेकंड जो फंक्शन आता है मैनेजमेंट का, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। सर सेकंड फंक्शन आता है ऑर्गेनाइजिंग।
तो सबसे पहले माइंड में ये आता है सर ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है। तो ऑर्गेनाइजिंग इज ए प्रोसेस, किस चीज की प्रोसेस, ऑफ एस्टैब्लिशिंग द ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क। ऑर्गेनाइजिंग में करना क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश करना है। फ्रेमवर्क का मतलब डेजिग्नेशन क्या क्या होगी, सबसे टॉप पे सीनियर मैनेजर, फिर मैनेजर, मैनेजर में अलग अलग परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल मैनेजर। तो ये जो हायरार्की होती है एक तरीके से, ये डिसाइड करना, फ्रेमवर्क डिसाइड करना, फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश करना। या फिर अगर आप कई तरीके के प्रोडक्ट बना रहे हो तो अगर अलग अलग ब्रांचेज में प्रोडक्ट बनेगा, एक जगह बनेगा, सेंट्रलाइज्ड आप बिजनेस फॉलो करोगे, डिसेंट्रलाइज्ड, तो ये सारी चीजें डिसाइड करना ऑर्गेनाइजिंग में कवर होता है। तो ऑर्गेनाइजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द फ्रेमवर्क। अब वो फ्रेमवर्क डेजिग्नेशन को लेकर हो सकता है, प्रोडक्शन को लेकर हो सकता है, एंड असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अचीविंग बिजनेस गोल एंड ऑब्जेक्टिव। जो भी हमारे बिजनेस के गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव है, हमें हमारा टारगेट तो बिजनेस के गोल्स और ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। तो अकॉर्डिंगली फ्रेमवर्क डिसाइड करके जो भी फ्रेमवर्क होगा अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर दी जाएगी पीपल टू पीपल। वो अपना अपना टारगेट अचीव करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली अपने बिजनेस का गोल अचीव कर लेगी। द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में नॉट बी द सेम इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन। जरूरी नहीं है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर सेम हो, अलग अलग हो सकता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज डिसीजन लेती है तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर मेंटेन करती है। हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन कहे कि प्रोडक्शन के लिए जो मटेरियल की जरूरत है, एक बंदा है बस ये परचेज करेगा, और जितनी भी फैक्ट्रीज है सब में मटेरियल एक ही जगह से जाएगा। ये क्या है, सेंट्रलाइज सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी बनाए कि जिस फैक्ट्री को जितने जितने मटेरियल की जरूरत है वो खुद अपना अपना परचेज करे, तो वो हो गया डिसेंट्रलाइजेशन स्ट्रक्चर। द मैनेजमेंट अकाउंटेंट में प्रिपेयर रिपोर्ट्स। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करेगा, रिपोर्ट्स बनाएगा, किस चीज को लेकर, प्रोडक्ट लाइंस को लेकर। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है तो हर एक प्रोडक्ट की रिपोर्टिंग, बेस्ड ऑन विच मैनेजर्स कैन डिसाइड whether to add or eliminate a product line in the current product mix। मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन दो तरीके के प्रोडक्ट बनाती है, ए और बी। ए से आपको 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होता है, 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होता है। ए से आपको 100 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट होता है, और बी से मान लो आपको 10 करोड़ रुपए का लॉस होता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है रिपोर्ट तैयार करके मैनेजमेंट के सामने लेकर जाना, प्रोडक्ट वाइज है ये। तो मैनेजमेंट इसके बेसिस पे इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि हमें बी प्रोडक्ट को यहां पे एलिमिनेट कर देना चाहिए। एस्टिमेटेड बेसिस पे एक सी का डेटा मैनेजमेंट अकाउंटिंग लेकर जाता है मैनेजमेंट के सामने कि अगर हम सी प्रोडक्ट बनाएं और मार्केट में बेचें तो हम यहां से 50 करोड़ का प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो मैनेजमेंट डिसाइड कर सकते हैं हाँ हमें नया प्रोडक्ट सी लॉन्च कर देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजिंग है उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन अपना फ्रेमवर्क, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर या फिर रिपोर्टिंग मैनेजमेंट की हो सकती है, जिसके बेसिस पे मैनेजमेंट डिसाइड करे भी कोई प्रोडक्ट एलिमिनेट करना है कि नहीं करना। मतलब अपने प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर क्या हो। सिंपल अगर मैं कहूं जो तीसरा पॉइंट है मेनली वो क्या डिसाइड कर रहा है, प्रोडक्ट का फ्रेमवर्क, प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको अभी बताया कि अगर ए बी का डेटा आपके सामने है तो आप बी को एलिमिनेट कर सकते हो, और सी का डेटा अगर एस्टिमेटेड बेसिस पे आपके सामने रखा है कि सर इससे हम इतना प्रॉफिट कमा सकते हैं तो आप इसको लॉन्च कर लो। तो पहला आपका फंक्शन हो गया मैनेजमेंट का प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा फंक्शन आता है कंट्रोलिंग। तीसरा फंक्शन आता है कंट्रोलिंग। देखो मैनेजमेंट अगर प्लान कर ले ऑब्जेक्टिव वगैरह, देन ऑर्गेनाइजिंग भी कर दे किस बंदे को क्या काम करना है, लेकिन कंट्रोल ना करे उनके काम पे, तो सिंपल सी बात है एक ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को कभी भी अचीव नहीं कर पाए। तो बिना कंट्रोलिंग के एक ऑर्गेनाइजेशन कभी भी अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाएगी।
तो थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कंट्रोल अगेन ए प्रोसेस, किस चीज की सर? मॉनिटरिंग, देखना काम कैसे चल रहा है। मेजरिंग, मेजर करना। अगर एक पर्सन को, एक एम्प्लॉय को आपने बोला 1 घंटे में 50 यूनिट बनानी है, उन्होंने 40 ही बनाई, तो मेजरमेंट आ गया भाई 80% ही काम किया आपने। ऐसा क्यों? आपने 50 यूनिट क्यों नहीं बनाई? इवेल्युएटिंग, इवेल्युएट करना परफॉर्मेंस को। एंड अगर आपको उसमें किसी तरीके की कमी लगती है तो करेक्टिंग एक्चुअल रिजल्ट्स। कॉस्ट आनी चाहिए 10 रुपए, 11 रुपए आ रही है, क्यों आ रही है? उसके कारण को पता करके आपको उसमें करेक्शन करने की जरूरत है फॉर द फ्यूचर पीरियड, टू इंश्योर, ताकि एक फर्म अपने गोल्स और प्लान अचीव कर सके। तो कंट्रोलिंग में क्या क्या वर्डिंग्स अपने को मेनली ध्यान रखनी है? मॉनिटरिंग, मेजरिंग, इवेल्युएटिंग एंड करेक्टिंग एक्चुअल रिजल्ट्स। तो कंट्रोल इज अचीव थ्रू द प्रोसेस ऑफ फीडबैक। कंट्रोल कैसे किया जाता है सर? फीडबैक से। सिंपल सी बात है, हमारे पास 1000 स्टूडेंट्स होते हैं तो हम उनका फीडबैक लेते हैं। अब बच्चा फीडबैक देता है तो कुछ बच्चे जो कमियां बताते हैं हम उसमें इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, वही तो कंट्रोलिंग है। अगर मैं किसी का फीडबैक लूंगा ही नहीं तो सिंपल सी बात है, मैं तो सोचूंगा हम बेस्ट टीच कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली मैं कभी भी अपने आप में इंप्रूवमेंट करने की कोशिश नहीं करूंगा। लेकिन इंप्रूवमेंट मस्ट होता है, हर एक बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए इंप्रूवमेंट मस्ट है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में जो चेंजेस आते हैं, एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आते हैं, कस्टमर की डिमांड में जो चेंजेस आते हैं, उसके अकॉर्डिंगली बिजनेस को मोल्ड करना पड़ता है, अदरवाइज आपका बिजनेस आउट हो जाएगा। फीडबैक अलाउ द मैनेजर, फीडबैक अलाउ द मैनेजर, जब मैनेजमेंट फीडबैक लेगा तो फीडबैक अलाउ द मैनेजर टू अलाउ द ऑपरेशंस कंटिन्यू एज दे आर। जो अच्छे फीडबैक है उनको वैसे ही चलने दिया जाए, मतलब जिस काम को लेकर आपको अच्छा फीडबैक मिल रहा है उसको वैसे ही कंटिन्यू करो, और जहां पे कमियां आपको फाइंड आउट हो रही है, और जहां पे आपको कमियां फाइंड आउट हो रही है वहां पे आपको टेक करेक्टिव एक्शन बाय सम रीअरेंजिंग, करेक्टिंग एट मिड स्ट्रीम। आप ड्यूरिंग द प्रोडक्शन भी उसमें करेक्शन कर सकते हो अगर पॉसिबल है तो कंट्रोलिंग की अगर बात करें तो कंट्रोल आप कर सकते हो थ्रू फीडबैक। उसके लिए मॉनिटरिंग, मेजरिंग, इवेल्युएटिंग एंड करेक्टिंग एक्चुअल रिजल्ट नेसेसरी है। अब फीडबैक के बाद मैनेजमेंट को 2 ही काम करने हैं, या तो ऑपरेशन जैसे चल रहा है वैसे चलने देना है, और जहां पे जो कमियां लग रही है वहां पे उनको इंप्रूवमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल ए प्रोडक्शन सुपरवाइजर मे रिसीव वीकली और डेली परफॉर्मेंस रिपोर्ट। जैसे कि एक प्रोडक्शन सुपरवाइजर जो होते हैं, वो सुपरवाइजर जो प्रोडक्शन की निगरानी रखते हैं कि प्रोडक्शन प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो प्रोडक्शन मैनेजर क्या कर सकते हैं? वीकली या फिर जरूरत पड़े तो डेली परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार की जा सकती है कि जो प्रोडक्शन होना चाहिए, जिस तरीके से होना चाहिए, हो रहा है कि नहीं हो रहा। देन कंपेयरिंग एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट विद प्लांट कॉस्ट। कॉस्ट आनी चाहिए 10 रुपए से एग्जांपल 11 रुपए आ रही है, तो 1 रुपए की कॉस्ट ज्यादा आ रही है, क्यों आ रही है? सिग्निफिकेंट वेरियांसेस। ये जो 1 रुपए का डिफरेंस मैंने बोला, डिफरेंस को ही वेरियांसेस बोला जाता है, डिफरेंस को ही वेरियांसेस बोला जाता है। सिग्निफिकेंट वेरियांसेस मतलब जो ऐसे वेरियांसेस है जो रेलिवेंट है, कैन बी आइसोलेटेड फॉर करेक्टिव एक्शन। आइसोलेटेड का मतलब उनको अलग रख लो ताकि हम उसका इन्वेस्टिगेशन कर सके कि ऐसा क्यों हुआ, कॉस्ट ज्यादा क्यों आई, और हम फ्यूचर में उसमें करेक्टिव एक्शन ले सके। हो सकता है कि वर्कर को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई, जिसकी वजह से वो मटेरियल का स्क्रैप ज्यादा कर रहा है, जिसकी वजह से हम जो मटेरियल की कॉस्ट सोच के बैठे थे वो मटेरियल की कॉस्ट एक्चुअल में ज्यादा आ रही है। तो उसमें करेक्टिव एक्शन लो, उनको ट्रेनिंग दो प्रॉपर, ताकि मटेरियल का स्क्रैप कम हो, कॉस्टिंग को कम किया जा सके। या फिर हो सकता है आप मटेरियल इमरजेंसी में बाई करके ला रहे हो और परचेज कॉस्ट हाई आ रही है, तो आप परचेज की प्लानिंग करो कि इमरजेंसी में मटेरियल ना खरीदना पड़े, टाइमली मटेरियल परचेज कर लें ताकि हमें एक रीजनेबल रेट पे मटेरियल रिसीव हो सके। तो ये क्या है? कंट्रोलिंग है।
तो पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा कंट्रोलिंग, चौथा आता है डिसीजन मेकिंग, जो कि मैनेजमेंट का मेन फंक्शन है। क्योंकि आप सब कुछ क्यों कर रहे हो, आप प्लानिंग क्यों कर रहे हो, आप ऑर्गेनाइजिंग क्यों कर रहे हो, आप कंट्रोलिंग क्यों कर रहे हो, ताकि हम दैट इज मैनेजमेंट प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर सके, ताकि मैनेजमेंट प्रॉपर और करेक्ट और एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग कर सके। तो डिसीजन मेकिंग इज ए प्रोसेस। किस चीज की प्रोसेस है सर? चूजिंग मतलब सिलेक्ट करना अमंग कॉम्पीटिंग ऑल्टरनेटिव्स। अगर आपके सामने कई ऑल्टरनेटिव्स हैं तो उसमें से बेस्ट सिलेक्ट करना, बस यही तो डिसीजन मेकिंग है। आप क्लासेस लेते हो, वीडियो क्लासेस लेते हो, आप क्या करते हो? आप भी तो कई टीचर्स के डेमो देखते हो और जो आपको सबसे अच्छी लगती है वो आप बाई कर लेते हो। ये क्या है? ये डिसीजन मेकिंग ही कर रहे हो आप यहां पे मैनेजमेंट कर रहे हो, मतलब आप अपनी क्लासेस का मैनेजमेंट कर रहे हो कि मुझे कहां से कौन सी क्लास लेनी चाहिए जो कि मुझे अंडरस्टैंडेबल हो। डिसीजन मेकिंग इज इनहेरेंट इन ऑल द अबव थ्री फंक्शन। जैसा कि मैंने अभी कहा कि आपने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग क्यों करी है सर? डिसीजन मेकिंग के लिए ही तो करी है। तो ये जो प्लानिंग है, ये जो ऑर्गेनाइजिंग है, ये जो कंट्रोलिंग है, इसमें भी तो आप सब में डिसीजन मेकिंग ही कर रहे हो। तो कहते हैं तीनों जो फंक्शन आप पीछे देखकर आए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, इन तीनों में डिसीजन मेकिंग है। कैसे? द मैनेजर कैन प्लान और चूज ओनली वन ऑफ द कॉम्पिटिंग प्लान। देखो, आप अगर प्लानिंग कर रहे हो तो प्लान करते वक्त भी तो आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्लान एक ही होता है। नहीं, आपने जैसे सुना होगा, देखा होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, इस तरीके से प्लान्स बनाती है और उन प्लान में से जो प्लान बेस्ट होता है उसको अडॉप्ट करती है। जैसे कि मैं कहूं भाई आपको सिलेक्ट करना है फार्मा सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करूं कि पावर में, तो ये क्या है? प्लान ही तो है कि प्लानिंग फॉर फार्मा, प्लानिंग फॉर पावर, सिलेक्ट वन प्लान। और ये जो सिलेक्ट वन प्लान आप कह रहे हो, यही तो डिसीजन मेकिंग है। ऑर्गेनाइजिंग में आपको डिसाइड करना है भाई सेंट्रलाइज रखें कि डिसेंट्रलाइज। आप कहते हो सेंट्रलाइज्ड रखेंगे, ये क्या है? डिसीजन मेकिंग है। सिमिलरली इन ऑर्गेनाइजिंग स्टेप डिसीजन कैन बी मेड वेदर द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर शुड बी सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड रखें या डिसेंट्रलाइज्ड रखें। कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल फंक्शन में मैनेजर कैन डिसाइड वेदर जो भी डिफरेंस आए, वेरिएंस मतलब डिफरेंस आए, इज वर्दी टू इन्वेस्टिगेट और नॉट। 10 रुपए की सर मटेरियल की कॉस्ट आनी चाहिए थी, 10 रुपए 1 पैसे की कॉस्ट आई है, ये 1 पैसे की एक्स्ट्रा कॉस्ट आई है, तो मैनेजमेंट को यहां पे डिसाइड करना है कि क्या इस 1 पैसे की एक्स्ट्रा कॉस्ट क्यों आई है, इसको इन्वेस्टिगेट करें कि ना करें। मतलब 1 रुपए की जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आई है, क्या उसका इन्वेस्टिगेशन करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होगा कि नहीं होगा। अगर मैं कहता हूं एक ही यूनिट की बात है सर, तब तो मैटर नहीं करता 1 पैसा, लेकिन मैं कहता हूं आप 10 करोड़ यूनिट बना रहे हो तो सर वहां पे तो 1 पैसा भी मैटर करता है, क्योंकि अगर 1 यूनिट पे 1 पैसे की मटेरियल की एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है, 10 करोड़ यूनिट पे काफी हाई, आपकी अराउंड 10 लाख रुपए की एक्स्ट्रा कॉस्ट आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो तीनों पीछे भी आपने स्टेप्स देखे या यू कैन से सर फंक्शन देखे, हर जगह डिसीजन मेकिंग है। तो पहला फंक्शन प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा कंट्रोलिंग, चौथा सर डिसीजन मेकिंग, और पांचवा और जो लास्ट मैनेजमेंट का फंक्शन है दैट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब आपका जो भी प्लान है, आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करने के लिए रिक्रूटमेंट करना इंप्लॉइज की। तो स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, कॉम्पेंसेशन एंड ओवरसीइंग। ओवरसीइंग का मतलब होता है सुपरवाइज, ओवरसीइंग का मतलब होता है सुपरवाइज एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टाफिंग का मतलब है एम्प्लॉय को रिक्रूट करना, एम्प्लॉय सिलेक्ट करना कि कौन सा एम्प्लॉय किस काम पे काम करेगा, डेवलपमेंट मतलब उसको सिखाना, ट्रेनिंग अगेन काम के अकॉर्डिंगली चीजों को सिखाना, डेवलपमेंट में यू कैन से सर एनवायरमेंट बिजनेस का क्या है हमारा वो सिखाना, ट्रेनिंग में काम कैसे करना है वो सिखाना।
कॉम्पेंसेशन सैलरी वगैरह डिसाइड करना, ओवरसीइंग जब वो काम करने लग जाए उसको सुपरवाइज करना। स्टाफिंग लाइक ऑल अदर मैनेजरियल फंक्शन इज द ड्यूटी विच इज वेस्ट ऑन द मैनेजमेंट टू परफॉर्म। स्टाफिंग किसको करनी है सर? स्टाफिंग फंक्शन भी बाकी जैसे फंक्शन मैनेजमेंट को करने हैं वैसे स्टाफिंग भी मैनेजमेंट को करनी है। एंड द मैनेजमेंट अकाउंटेंट यहां पे क्या करेगा? मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैव टू रिड्यूस द लेबर टर्नओवर। अगर आप फर्स्ट ग्रुप का कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ चुके हो तो वहां पे लेबर टर्नओवर का टॉपिक भी आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं है। लेबर टर्नओवर का मतलब होता है चेंज इन लेबर। लेबर टर्नओवर का मतलब होता है चेंज इन लेबर, चेंज इन लेबर फोर्स। देखो होता क्या है, लेबर टर्नओवर चेंज इन लेबर फोर्स होता क्या है? अगर कोई इंप्लॉई जो काफी पुराने हैं वो हमें छोड़कर जाएं और हम उसकी जगह नए लेकर आते हैं तो इससे एक ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस्ड वर्कर चला गया, अब नया वर्कर आएगा, उसको रिक्रूट करना है, फिर से काम सिखाना है, उसकी प्रोडक्टिविटी भी उतनी नहीं होती जितनी की पुराने एम्प्लॉइज की होती है। तो कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा लेबर में अगर चेंज होता है तो उससे नुकसान होता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट कोशिश करते हैं कि ये जो लेबर टर्नओवर है वो कम से कम रखा जाए ताकि कॉस्ट कम से कम आए, एंड टू कंट्रोल द ओवरऑल एम्प्लॉई कॉस्ट, ताकि एम्प्लॉई से रिलेटेड जो कॉस्ट है उसको मेंटेन किया जा सके, कम से कम रखा जा सके। तो दीज आर द 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कौन कौन से सर? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग और स्टाफिंग। मेन आपको इन पॉइंट्स पे कंसंट्रेट करना है। अंदर का इंटरनल जो मैटर है आप 2 से 3 बार अगर प्लेन रीडिंग भी करोगे आपको इजीली याद हो जाएगी चीजें। तो दीज आर द 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। एक बार आई विल सजेस्ट यू, एक बार आप अगर रीड करके देखना चाहें रीड कर सकते हो। एक बार अगर आपको लगता है रीड करना है हमें पांचों के पांचों फंक्शंस तो यू कैन रीड। इसके बाद मैनेजमेंट फंक्शन के बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग के फंक्शंस आते हैं। ये जो आपने 5 फंक्शंस अभी देखे हैं ये 5 फंक्शंस थे मैनेजमेंट के, ये 5 फंक्शंस थे मैनेजमेंट के। अब आते हैं 7 फंक्शंस मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। यहां पे ये 7 मैंने जानबूझ के लिखा है 7 इसलिए ताकि जैसे ही आप इस स्लाइड पे आए अपने नोट्स में वैसे ही आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के 7 फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से 7 फंक्शन है? पहला है स्टोर हाउस ऑफ रिलायबल डेटा। तो पहला फंक्शन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कि जो रिलायबल डेटा है, जिस डेटा पे भरोसा किया जा सके, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग का वो डेटा जिस पे भरोसा किया जा सके और डिसीजन लिए जा सके, उस डेटा को स्टोर करना ताकि जब मैनेजमेंट को प्रोवाइड कराना हो प्रोवाइड करवाया जा सके। लेकिन जैसा कि हम बार बार बात कर रहे हैं कि सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग से डेटा कलेक्ट करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एज इट इज डेटा ले जाके मैनेजमेंट के सामने रख देता है। तो वो क्या करते हैं, उस डेटा में मॉडिफिकेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एंड देन प्रेजेंट करते हैं बिफोर द मैनेजमेंट। इसके अलावा
मैनेजमेंट जो भी डिसीजन लेते हैं, प्लान्स वगैरह बनाते हैं, उनको मैनेजमेंट अकाउंटिंग कम्युनिकेशन करता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाता है कि ये पर्सन ये काम करेगा, ये पर्सन ये काम करेगा। इसके अलावा जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करना, कंट्रोल तो करना ही है, क्योंकि बिना कंट्रोल के, बिना फीडबैक के आप फ्यूचर में इंप्रूवमेंट कैसे करोगे। इसके अलावा सप्लाइंग इंफॉर्मेशन टू वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट, लाइक प्रोडक्शन मैनेजर को जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो प्रोवाइड कराना, परचेज मैनेजर को जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो प्रोवाइड कराना, और फाइनली ऑफ कोर्स रिपोर्टिंग तो होती है मैनेजमेंट को कि कौन पर्सन की परफॉर्मेंस क्या है, मतलब किस मैनेजमेंट की क्या परफॉर्मेंस चल रही है, क्या स्टैंडर्ड सेट हुए थे, क्या वो एक्चुअल रिजल्ट जनरेट करके दे रहे हैं। तो इस तरीके की रिपोर्टिंग वहां पे हो सकती है। तो दीज आर द 7 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कि अब हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, देखो अगर आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात करो तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है सर प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होना, और अगर नुकसान हो रहे हैं तो उसको कम से कम करना। दिस इज डन, ये आप कर सकते हो, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर सकता है थ्रू द प्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटमेंट्स इन सच ए वे, मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना टू द मैनेजमेंट इन सच ए वे ताकि मैनेजमेंट इज एबल टू टेक करेक्टिव पॉलिसी और डिसीजन, ताकि मैनेजमेंट सही डिसीजन ले सके। सिंपल सी बात है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कब होंगे, जब मैनेजमेंट सही डिसीजन लेंगे। कम से कम लॉसेस में कब निपट जाओगे, जब मैनेजमेंट का डिसीजन सही होगा। द मैनर इन विच द मैनेजमेंट अकाउंटेंट सेटिस्फाई द वेरियस नीड्स ऑफ मैनेजमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। तो दीज आर द 7 फंक्शंस जो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के हैं, जो कि हेल्प करते हैं ऑफ मैनेजमेंट फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग और स्टाफिंग में। तो यू कैन से सर ये 7 फंक्शन जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग करता है तब जाके मैनेजमेंट अपने 5 फंक्शंस परफॉर्म कर पाते हैं। तो पहला फंक्शन क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, तो ध्यान रखना मैनेजमेंट के फंक्शंस अलग है अपने सिलेबस में और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के फंक्शंस अलग है। मैनेजमेंट के फंक्शंस वो हैं जो 5 हैं और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के फंक्शन वो है जो 7 है। पहला है सर स्टोर हाउस ऑफ रिलायबल डेटा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो स्टोर हाउस है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपने आप में एक स्टोर हाउस है, किस चीज का, रिलायबल डेटा का। तो मैनेजमेंट वांट्स रिलायबल डेटा, मतलब वो डेटा जिस पे भरोसा किया जा सके ताकि मैनेजमेंट उसके बेसिस पे प्लानिंग कर सके, फोरकास्टिंग कर सके, डिसीजन ले सके। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कलेक्ट द डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, जिसमें हमें पता है मेनली जो डेटा कलेक्ट किया जाता है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग से किया जाता है। हालांकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो इकोनॉमिक्स का डेटा कलेक्ट नहीं कर सकता या स्टेटिस्टिक्स नहीं कर सकता, कर सकता है, जहां से उसको डेटा की जरूरत हो कर सकता है। मेजर जो डेटा वो रिसीव करता है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग से। मैनेजमेंट अकाउंटिंग collect the data from various sources and store the information। किस लिए सर, स्टोर करके क्या करना है, फॉर एप्रोप्रिएट यूज करेंगे कब, एज एंड व्हेन नीडेड, जब जरूरत होगी तब यूज करेंगे, मतलब स्टोर तो कर लेंगे। अब मैनेजमेंट अगर उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन की डिमांड करेंगे तो उसकी रिपोर्ट तैयार करके मैनेजमेंट के सामने रख दी जाएगी। 2 द मेन सोर्स ऑफ डेटा। अगर आपसे एग्जामिनर केवल और केवल एमसीक्यू में पूछ ले कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन सोर्स ऑफ डेटा क्या है, तो मेन सोर्स ऑफ डेटा जो है वो होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मेन सोर्स ऑफ डेटा इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लेकिन जैसा कि मैंने कहा मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा डेटा इकट्ठा नहीं कर सकता, कर सकता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू द यूज ऑफ मॉनिटरी डेटा ओनली। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग केवल मॉनिटरी डेटा इकट्ठा करता है, नहीं, वो नॉन फाइनेंशियल डेटा भी इकट्ठा करता है। जैसे मान लो 2 कस्टमर है, कस्टमर ए और बी। कस्टमर ए से एक ऑर्गेनाइजेशन को 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होता है एक स्पेसिफिक ईयर से, एग्जांपल 2021-22 में, और बी से 1 करोड़ रुपए का लॉस होता है।
डेटा क्या है? डेटा ये है कि कस्टमर ए से तो 2021-22 में हमने 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया है और बी से 1 करोड़ रुपए का अपने को नुकसान हुआ है। अब केवल मॉनिटरी डेटा की बात हो तो सर मॉनिटरी डेटा के बेसिस पे यू कैन से सर बी जो है इस कस्टमर को माल मत बेचो क्योंकि हमें इससे 2021-22 में नुकसान हो रहे हैं। नुकसान के पीछे का रीजन ये हो सकता है कि हमने से एग्जांपल मिस्टर बी जो है इनको डिस्काउंट बहुत ज्यादा दिए हैं क्योंकि ये नए नए कस्टमर है हमारे लिए और हम इस तरीके के कस्टमर को खोना नहीं चाहते, काफी बड़े ये कस्टमर हैं, तो पहला पहला साल था जिसकी वजह से ज्यादा डिस्काउंट दे दिया और हमें हो गया नुकसान। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सोचो तो अगर ये कस्टमर बहुत बड़े हैं तो फ्यूचर में हम इनसे प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आपको पोटेंशियल भी देखना चाहिए कि फ्यूचर में क्या यहां से कुछ पॉसिबिलिटी है। अगर यस तो फिर उस सिचुएशन में आप क्यों इसको डिसकंटिन्यू करते हो? कंटिन्यू करो, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं ना कहीं केवल और केवल मॉनिटरी डेटा नहीं, अगर आपके रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको लगता है कि इनसे अगर हमारे रिलेशन बने रहेंगे कुछ नुकसान खाकर भी, लेकिन अदरवाइज हमें इनसे और कस्टमर मिलते रहेंगे, तो भी आप इनको आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो पहला जो फंक्शन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपने आप में एक स्टोर हाउस है रिलायबल डेटा का। डेटा इकट्ठा करता है और जब जरूरत होगी तब वो मैनेजमेंट को प्रोवाइड करवाएंगे। सेकंड, केवल देखो डेटा जो इकट्ठा किया जा रहा है वो एज इट इज मैनेजमेंट के सामने ले जाके नहीं रखा जा सकता। अब मान लो मैनेजमेंट अकाउंटिंग ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग से जनरल मांगी, अब 5000 पेज की जर्नल थी, वो जर्नल फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने फोटोकॉपी करवा के मैनेजमेंट अकाउंटेंट को दे दी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पास डेटा आ गया। अब टॉप मैनेजमेंट मैनेजमेंट अकाउंटेंट से कुछ भी पूछे, मैनेजमेंट अकाउंटेंट वो 5000 पेजेस की बुक ले जाके टॉप मैनेजमेंट की टेबल पे रख दे। क्या ये मैनेजमेंट के लिए बेनिफिशियल है? आंसर इज नो। आंसर इज नो। मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट जानना चाहता है हमारे इस साल क्रेडिट में सेल्स कितनी हुई, मतलब डेटर्स कितने हैं, सिंपल सी बात करूं तो, और आपने वो जर्नल ले जाके रख दी, बोला देख लो इसमें जो भी क्रेडिट सेल्स हुई है डेटर्स कैलकुलेट कर लो। आंसर इज नो। इस तरीके से पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जो डेटा चाहिए मैनेजमेंट को उसके अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है डेटा को मॉडिफाई करना और प्रेजेंट करना। तो डेटा कलेक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अदर सोर्सेज इज नॉट रेडिली अंडरस्टैंडेबल टू द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के सामने 5000 की बुक ले जाके रख दोगे, उसको नहीं पल्ले पड़ेगा कुछ भी। तो डेटा को करना पड़ेगा मॉडिफाई एंड प्रेजेंटेड टू द मैनेजमेंट इन सच ए वे दैट इट इज यूजफुल टू द मैनेजमेंट। जो डेटा मैनेजमेंट को चाहिए, जिस पर्पज के लिए मैनेजमेंट को डेटा चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली डेटा को मॉडिफाई करके मैनेजमेंट के सामने रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने सेल करी पूरे साल। अब मैनेजमेंट अगर सेल जानना चाहता है तो ये नहीं कि बुक ले जाके रख दी पूरी की पूरी, देख लो सेल कितनी है, नहीं। सेल डेटा अगर चाहिए तो आप अपनी रिपोर्टिंग को किस तरीके से तैयार कर सकते हो? इट कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट। आपने जो सेल करी है पूरे साल उसको प्रोडक्ट वाइज आप डिफाइन कर सकते हो। प्रोडक्ट ए की हमारी सेल इतनी है, बी की इतनी है, सी की इतनी है, डी की इतनी है। आप एरिया वाइज सेल बता सकते हो कि नॉर्थ में इतनी सेल हुई थी, ईस्ट में इतनी सेल हुई थी, साउथ में इतनी सेल हुई थी, वेस्ट में इतनी सेल हुई थी। सीजन वाइज आप सेल बता सकते हो कि विंटर में इतनी रहती है, समर में इतनी रहती है, रेनी सीजन होता है उसमें ये सेल रहती है। टाइप ऑफ कस्टमर के अकॉर्डिंगली बता सकते हो कि रिटेलर्स को इतनी सेल होती है, होलसेलर को इतनी सेल हमने करी है। एंड टाइम टेकन बाय देम फॉर मेकिंग पेमेंट। और अगर आप क्रेडिट में सेल करते हो तो नॉर्मली आपके जो कस्टमर है कितना टाइम पीरियड लेते हैं पेमेंट करने में। तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से रिपोर्टिंग कर सकते हो जो मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल हो। जो मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आपको डेटा मॉडिफाई करके उनके सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा। तीसरा, डेटा कलेक्ट हो गया, स्टोर कर लिया, मॉडिफाई करके मैनेजमेंट के सामने रखना फंक्शन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का और क्या काम है?
सर इसके अलावा मैनेजमेंट अकाउंटिंग को कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करनी है। कैसे? जो भी मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि हमें ये अचीव करना है, वो टारगेट्स कम्युनिकेट किए जाएंगे टू द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स फॉर दियर अचीवमेंट। क्योंकि मैनेजमेंट तो डिसाइड कर लेगा कि भाई हमें ये अचीव करना है, अब ये अचीव करना है तो मैनेजमेंट खुद थोड़ी ना काम करेगा, जो अलग अलग डिपार्टमेंट है काम तो उनको करना है। तो जब तक उन डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट नहीं करोगे कि टारगेट्स क्या है, तब तक टारगेट अचीव नहीं होने। तो टारगेट्स को कम्युनिकेट करना टू द वेरियस डिपार्टमेंट्स। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन भी मेंटेन करना अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट। लाइक अगर सेल करनी है 1 लाख यूनिट्स की, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सेल डिपार्टमेंट का एक तालमेल होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि सेल के अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन भी तो हो, सेल के अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन भी तो हो, तभी तो आप सेल कर पाओगे। तो कोऑर्डिनेशन अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट इज एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाना है सक्सेसफुल, तो जो भी उसमें डिपार्टमेंट्स है उनको एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम करवाना पड़ेगा, तभी ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएगी। हर डिपार्टमेंट अपना अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करे, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिकली अचीव हो जाना है। द टारगेट्स एंड परफॉर्मेंसेस ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, टारगेट जो सेट किए गए, परफॉर्मेंस जो एक्चुअल में वो अचीव कर पा रहे हैं ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट आर कम्युनिकेटेड टू द कंसर्न डिपार्टमेंट, ताकि टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द वेरियस सेक्शन। जो भी टारगेट्स हैं एक डिपार्टमेंट के, जो भी उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, वो बता दी जाए, उनको उन डिपार्टमेंट को बता दिया जाए, ताकि अगर परफॉर्मेंस उनकी कम है तो वो अपनी एफिशिएंसी को इंप्रूव करके अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश करे, देयर बाय इंक्रीजिंग द अकॉर्डिंगली। अगर एफिशिएंसी बढ़ेगी तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फर्म के प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे। तो पहला फंक्शन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्टोर हाउस ऑफ रिलायबल डेटा, सेकंड मॉडिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, तीसरा कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स, चौथा फाइनेंशियल जो डेटा है उसका एनालिसिस करना और उस डेटा को इंटरप्रेट करना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो हेल्प करता है स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में। कई बार क्वेश्चन आता है कि ट्रू फॉल्स में मैनेजमेंट अकाउंटिंग डज नॉट हेल्प इन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, तो वो क्या होता है? फॉल्स होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प इन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वेरियस ऑल्टरनेटिव है प्रोडक्शन से रिलेटेड, प्रोडक्शन करने के कई तरीके हैं, तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या करेगा? इंटरप्रेट करेगा डेटा को कि इस तरीके से प्रोडक्शन किया जाए ये खर्चा आएगा, इस तरीके से प्रोडक्शन किया जाए ये खर्चा आएगा, इस प्रोडक्शन के तरीके में ये कैपेसिटी रहेगी, इस प्रोडक्शन के तरीके में ये कैपेसिटी रहेगी, एंड गिव्स हिज ओपिनियन अबाउट वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग केवल डेटा ही नहीं रखता, वो अपनी ओपिनियन भी प्रेजेंट करता है कि मेरे अकॉर्डिंगली ये जो डेटा है ये सही है और इसके हिसाब से ये सिलेक्ट किया जा सकता है। बाकी फाइनल डिसीजन नो डाउट विल बी टेकन बाय द मैनेजमेंट, सो दैट इट बिकम्स इजियर टू द मैनेजमेंट टू टेक ए डिसीजन। जैसे हम कोई भी स्टेटमेंट वगैरह बनाते हैं कंपैरिजन वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम लास्ट में डिसीजन दे दिया करते हैं। हम कहते हैं भाई ये प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लो, ये कस्टमर सिलेक्ट कर लो। अब जरूरी नहीं है वो टॉप मैनेजमेंट का डेटा है, नहीं, टॉप मैनेजमेंट को हम एडवाइस दे रहे हैं कि ये प्रोडक्ट सिलेक्ट किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। लेकिन हो सकता है टॉप मैनेजमेंट की सोच अपने आप में कुछ अलग हो, अकॉर्डिंगली वो अदरवाइज डिसीजन ले सकते हैं। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है कि फाइनेंशियल एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन पहले ही करके मैनेजमेंट के सामने रख दे, ताकि मैनेजमेंट इजीली डिसीजन कर सके। इसके बाद फिफ्थ जो फंक्शन आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, दैट इज कंट्रोल। कंट्रोल जो है ये मैनेजमेंट के फंक्शंस में भी कवर है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के फंक्शन में भी कवर है। कंट्रोल हमें पता है फीडबैक होता है मॉनिटरिंग करके, तो इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल दैट देयर शुड बी ए सिस्टम ऑफ मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल डिविजन्स एंड डिपार्टमेंट्स। मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल डिविजन्स एंड डिपार्टमेंट, जितने भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डिविजन्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना,
क्योंकि मॉनिटर करोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि स्टैंडर्ड्स क्या थे, एक्चुअल क्या है, अकॉर्डिंगली जो भी डिफरेंसेस आएंगे उसमें करेक्टिव एक्शन लेने की कोशिश की जाएगी, सो दैट डेविएशंस का मतलब होता है डिफरेंसेस, डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंसेस, डेविएशंस कह दो, डिफरेंसेस कह दो, वेरिएंसेस कह दो, एक ही बात है। फ्रॉम द डिजायर्ड पाथ, डिजायर्ड पाथ का मतलब है स्टैंडर्ड जो आपने सेट किए हैं, डिजायर्ड पाथ का मतलब है जो आप अचीव करना चाहते हो, आर ब्रॉट टू लाइट विदाउट डिले एंड आर करेक्टेड देन एंड देयर। तो सिंपल सी बात यह है कि मॉनिटर करो एक्चुअल परफॉर्मेंस, और अगर वहां पे कोई भी डेविएशन है तो उसमें करेक्शन की कोशिश की जाए, कंट्रोल यही है। दिस प्रोसेस इज नॉन एज कंट्रोल। द एम ऑफ दिस फंक्शन कंट्रोल इज टू फैसिलिटेट accomplishment, accomplishment is nothing, it is the achievement, accomplishment का मतलब होता है अचीव करना, of the goal in an efficient manner। तो बिना कंट्रोल किए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, एक ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस के गोल्स कभी भी अचीव नहीं कर सकती। तो पहला फंक्शन हो गया मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्टोरेज या स्टोर हाउस ऑफ रिलायबल डेटा, सेकंड मॉडिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, तीसरा कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट, चौथा फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, फिफ्थ आपको करना है कंट्रोल, सिक्स्थ है सप्लाइंग इंफॉर्मेशन, किसको, टू वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है इंफॉर्मेशन सप्लाई करना हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे, डिपेंडिंग अपॉन मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है इंफॉर्मेशन की। जैसे प्रोडक्शन मैनेजर जानना चाहते हैं कि एक यूनिट को बनाने के लिए कितना केजी रॉ मटेरियल लगना चाहिए, परचेज मैनेजर जानना चाहते हैं मटेरियल की एक यूनिट में मार्केट से किस रेट पे खरीदूं। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करवाए, ऑफ कोर्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। अगर कोई भी पर्सन मैनेजमेंट लेवल पे काम कर रहा है तो आप ये मान के चलो कि उनको कुछ ना कुछ डिसीजन लेने। अगर आप कहते हो भाई ये छोटे से छोटे लेवल मैनेजमेंट के लेवल पे काम कर रहा है तो भी उसको कुछ ना कुछ डिसीजन लेने हैं, और डिसीजन लेने के लिए मैनेजमेंट को जरूरत पड़ेगी इंफॉर्मेशन की, ताकि वो ले सके डिसीजन, और कम से कम जो उसका एरिया है उसके लिए वो पॉलिसी एग्जीक्यूट कर सके। भाई प्रोडक्शन मैनेजर टॉप मैनेजमेंट में तो कवर नहीं होता, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट में कवर होता है, लेकिन प्रोडक्शन मैनेजर को भी ये डिसाइड करना है कि भाई कब कितना प्रोडक्शन करना है, तो वो अपने अकॉर्डिंगली डिसीजन ले और पॉलिसी को एग्जीक्यूट करे कि मैं एक दिन में एक वर्कर से इतना प्रोडक्शन करवाऊंगा तो मैं इतने टाइम पीरियड में ये प्रोडक्शन कंप्लीट कर सकता हूं। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो पॉलिसी डिसीजन लेते हैं, ब्रॉड पॉलिसी डिसीजन कि प्रोडक्ट ए बनाना है कि नहीं बनाना, अगर आप प्रोडक्ट बी बना रहे हो उसको कंटिन्यू रखना है कि नहीं रखना, अगर हमें मटेरियल की जरूरत है मेक और बाई, मैं वो मटेरियल खुद बना लूं या बाहर से खरीद लूं। लाइक रेमंड है, रेमंड कंपनी को शर्ट बनाने के लिए अगर क्लॉथ की जरूरत है, रेमंड कंपनी शर्ट भी बनाती है क्लॉथ भी बनाती है। अब रेमंड ये डिसाइड करना चाहती है शर्ट के लिए क्लॉथ मैं खुद बना लूं या बाहर से लाऊं, मेक और बाई डिसीजन। मशीनरी हो गई थोड़ी पुरानी, सर इसको हटा के नहीं लाए कि नहीं लाए। दीज आर द पॉलिसी डिसीजंस जो कि मैनेजमेंट को, टॉप मैनेजमेंट को लेने हैं। बाकी काम तो नीचे वाले लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को करवाना है, लेकिन काम करवाने के लिए भी तो डिसीजन लेना है कि कितने वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी। लिविंग डे टू डे डिसीजन टू लोअर मैनेजमेंट फॉर एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन लेवल का जो काम है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट पे छोड़ दिया जाता है। इसी वजह से तो परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर ये एग्जीक्यूटिव मैनेजर कहलाते हैं। टॉप मैनेजमेंट क्या होते हैं, सीनियर मैनेजर, मैनेजर, टॉप मैनेजमेंट, इस तरीके से। सप्लाई ऑफ राइट इंफॉर्मेशन एट प्रॉपर टाइम इंक्रीजेज एफिशिएंसी एट ऑल लेवल्स। सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है इंफॉर्मेशन सप्लाई करना। अगर सही इंफॉर्मेशन सही टाइम पे मैनेजमेंट के पास पहुंच जाएगी तो इससे क्या है, काम ज्यादा एफिशिएंसी के साथ होगा, मतलब कम कॉस्ट, कम रिसोर्सेज, ज्यादा प्रॉफिट। और लास्ट जो फंक्शन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, दैट इज रिपोर्टिंग देनी है टू द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को रिपोर्टिंग देनी है। रिपोर्टिंग इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग।
देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन काम है रिपोर्टिंग टू अचीव द टारगेट्स, क्योंकि जब तक रिपोर्टिंग नहीं होगी, रिपोर्टिंग के बिना कंट्रोलिंग भी पॉसिबल नहीं है। जब तक रिपोर्टिंग नहीं होगी, रिपोर्टिंग के बिना कंट्रोलिंग भी पॉसिबल नहीं है। भाई आपने एक टारगेट तो सेट कर दिया, टारगेट सेट कर दिया भाई 10 रुपए की कॉस्ट आनी चाहिए, कॉस्ट एक्चुअल में 15 रुपए आ रही है। आपने ये डेटा भी देख लिया कि 10 रुपए की कॉस्ट आनी चाहिए, ये भी देख लिया 15 की कॉस्ट आनी चाहिए, इसकी कुछ नहीं करा अब, तो फिर फायदा क्या है? जब तक रिपोर्टिंग नहीं होगी, टॉप मैनेजमेंट के पास ये डेटा नहीं जाएगा, तब तक डिसीजन नहीं लिए जाएंगे, और डिसीजन जब तक नहीं लिए जाएंगे तब तक कोई इंप्रूवमेंट भी पॉसिबल नहीं। तो रिपोर्टिंग मस्ट है। द रिपोर्ट्स आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ, रिपोर्टिंग जो है थोड़ा अट्रैक्टिव फॉर्म में होनी चाहिए, लाइक ग्राफिकल फॉर्म में, डायग्राम फॉर्म में, और अदर स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स, सो एज टू मेक देम इजीली अंडरस्टैंडेबल। जैसे हम क्रिकेट मैच देखते हैं, तो क्रिकेट मैच में क्या होता है, एक बैट्समैन जब आता है नॉर्मली उसके पीछे की परफॉर्मेंस दिखाई जाती है। अब मान लो एक बैट्समैन आता है, उसने 200 मैचेस खेले, अगर 200 मैचेस के उसके रन आ जाएंगे, किसने हर एक मैच में कितने कितने रन बनाए, वो आपके लिए डेटा अंडरस्टैंडेबल होगा ही नहीं। लेकिन वहां पे क्या लिखा हुआ होता है, वहां पे उसके हाईएस्ट स्कोर लिखा हुआ होता है पिछले 5 मैचों में, या फिर जो सीरीज चल रही है उसमें, या फिर कितनी बारी वो रन आउट हुए, तो उसमें क्या समरी फॉर्म में होता है, या फिर वो क्या है ग्राफ या डायग्राम टाइप से होता है। इससे क्या हम बहुत इजीली समझ जाते हैं कि इस बैट्समैन की क्या पोजीशन है, मतलब ये बैट्समैन है कि बॉलर है, ये रन अच्छे बनाता है नहीं बनाता, आज क्या चांसेस है। तो इस चीज के लिए क्या किया जाता है, अट्रैक्टिव रिपोर्टिंग की जाती है ग्राफिकल फॉर्म में, डायग्राम फॉर्म में, ताकि हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके, मैनेजमेंट उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। तो दिस इज द 7th फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दीज आर द 7 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट के 5 है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के 7 फंक्शंस हैं। स्टोर हाउस ऑफ रिलायबल डेटा, मॉडिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, उसके बेसिस पे कंट्रोलिंग, सप्लाई इंफॉर्मेशन टू वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट द राइट टाइम, और फाइनली रिपोर्टिंग टू द मैनेजमेंट। दीज आर द 7 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एक बार आप ये 7 फंक्शंस जो हैं वो एक बार रीड करके देख सकते हो। पांच फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के और 7 फंक्शंस हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। तो 2 टॉपिक हमने कवर कर लिया आज की क्लास में, वन इज मैनेजमेंट फंक्शन, वन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक आता है सिग्निफिकेंस। देखो सिग्निफिकेंस कह दो, इंपॉर्टेंस कह दो, चाहे एडवांटेजेस कह दो, एक ही बात है। किसके? मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है, कहीं पे भी किसी भी लॉ में, किसी भी एक्ट में नहीं लिखा हुआ कि आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग फॉलो करना ही करना पड़ेगा। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें, रूल्स रेगुलेशंस हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग की मैं बात करूं तो कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड रूल्स में कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड भी रूल्स रेगुलेशन थोड़े बहुत हैं। लेकिन अगर मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करूं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्योरली वॉल्यूंटरीली होता है कि अगर आप करना चाहो मेंटेन करो, नहीं करना चाहो मत करो। तो मैं एज ए ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्यों फॉलो करूं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग को फॉलो करने की, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को मेंटेन करने के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है,
4 पॉइंट में इसकी इंपॉर्टेंस बताई गई है। पहला पॉइंट है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। देखो सारे के सारे काम मैनेजमेंट खुद नहीं कर सकता, उनको अपनी जो काम की अथॉरिटी है वो डेलीगेट करनी ही पड़ेगी। नीचे जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है उनको काम असाइन करना ही करना पड़ेगा। Nowadays, the function of management is no longer personal. एक टाइम होता था, पुराना टाइम, जब काम होता था थोड़ा तो एक मैनेजमेंट सारा काम खुद ही कर लेता था। मतलब एक लाला खुद ही माल बेच लेता था, खुद ही उधार माल बेच के लिख लेते थे। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बिजनेसेस जो हैं वो काफी लार्ज स्केल हो गए। तो nowadays the function of management is no longer personal. Management accounting help the organization in proper delegation of authority. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में कि भाई किस मैनेजमेंट के लेवल पे किस पर्सन को क्या काम दिया जाए फॉर द अटेनमेंट ऑफ द, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपना विजन और मिशन अचीव कर सके। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करेगा मैनेजमेंट की कि किस पर्सन को क्या क्या काम किस तरीके से अलॉट किया जाए ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। दूसरा, जो मैनेजमेंट की नीड है उसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग सेटिस्फाई करता है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही तो है जो मैनेजमेंट को रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। तो सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्ले द रोल इन मीटिंग द नीड ऑफ द मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी डेटा चाहिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड करवाए। तीसरा इंपॉर्टेंस का पॉइंट, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था थोड़ी देर पहले कि मॉनिटरी इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड करवाते ही है मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को, लेकिन इनका काम केवल मॉनिटरी डेटा तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। अगर कोई क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन की जरूरत है वो भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को प्रोवाइड करवाते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग accumulates the qualitative information so that management would concentrate on the actual issue to deliberate। जैसे एक पर्सन को आपने बोला कि भाई 1 घंटे में 10 यूनिट बना के देनी है, उसने 3 ही यूनिट बना के दी 1 घंटे में, ये तो हुआ क्वांटिटेटिव डेटा। इसके बेसिस पे मैनेजमेंट कहेगा इस बंदे को निकाल दो, इस बंदे को निकाल दो। 10 यूनिट का टारगेट देते हैं, 3 यूनिट बना के देता है, ये तो हमारे लिए नुकसानदायक इंप्लॉई है। लेकिन पता चला बेचारे की तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत खराब होने के बावजूद भी ये ऑर्गेनाइजेशन में आके ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है। इसका मतलब इंप्लॉई ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी फेवरेबल है। मतलब बंदा बीमार होने के बावजूद भी आकर काम कर रहा है अपना। इस तरीके के इंप्लॉई को निकालना किसी भी सिचुएशन में ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकता। लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन है कि ये बंदा बीमार है, ये क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन नहीं है, ये क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है। इससे क्या है, एक्चुअल जो इश्यू होता है वो पता चल जाता है, अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट सही डिसीजन लेंगे एंड अटेन द स्पेसिफिक कंक्लूजन। इवन फॉर द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व किया जा सकता है। और चौथी जो इंपॉर्टेंस है, यू कैन से सर बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड मेजर एंड रिपोर्ट्स टू द मैनेजमेंट, thereby facilitating in attainment of the objective of the business। क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही तो है जो फीडबैक प्रोवाइड करवाएगा टू द मैनेजमेंट कि भाई ये अचीव होना था, ये अचीव हो रहा है, तो क्या डिसीजन लिए जाएं ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। तो दीज आर द 4 पॉइंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग: डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, नीड ऑफ द मैनेजमेंट, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं और बिजनेस के ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प करते हैं। तो ध्यान देना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के फंक्शंस हमारे सिलेबस में अलग बताए गए हैं, इंपॉर्टेंस अलग बताई गई, इंपॉर्टेंस अलग बताई गई है, फंक्शंस अलग बताए गए हैं। इंपॉर्टेंस के पॉइंट की मैं बात करूं तो 4 है। मैनेजमेंट के फंक्शन 5, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के फंक्शन 7 और इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग जानना हो 4 पॉइंट। एक बार आप इन 4 पॉइंट्स को रीड करके देखिए ताकि किसी भी तरीके का अगर आपको कोई डाउट लगता है, यू कैन क्लियर योर डाउट इमीडिएटली।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस है तो कोई भी सब्जेक्ट परफेक्ट नहीं हो सकता। जैसे एक ह्यूमन में कुछ अगर कमियां होती है तो कुछ उनमें स्पेशलिटीज भी होती है। हर पर्सन में कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है तो उनमें कुछ ना कुछ कमियां भी होती है। जैसा कि हम कहते हैं, अगर आप एक इंसान को अडॉप्ट कर रहे हो तो उसको उसकी कमियों के साथ भी अडॉप्ट करो। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की अगर कुछ इंपॉर्टेंस है, अच्छे अच्छे मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगर फंक्शन परफॉर्म करता है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कुछ कमियां भी हैं। दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या लिमिटेशंस हैं? सर, पहली लिमिटेशन ये है, एक्यूरेसी इज नॉट इंश्योर्ड। क्योंकि हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, डिसीजन हमेशा फ्यूचर के लिए लिए जाते हैं और फ्यूचर हमेशा अनसर्टन है, तो 100% एक्यूरेसी पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि डेटा होता है एस्टिमेटेड। तो पहली लिमिटेशन यही है, एक्यूरेसी इज नॉट इंश्योर्ड। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज लार्जली बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। इस पे भी ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज लार्जली बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। अगर ये लाइन लिखी हुई है तो ट्रू है। कई बार लिखा होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नॉट लार्जली बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स, इट इज बेस्ड ऑन एक्चुअल्स, तो उस सिचुएशन में वो फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह जो गिवन है स्टडी मटेरियल में, वो हम डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज लार्जली बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स, इट डज नॉट डील विद एक्चुअल। ये एक्चुअल के साथ डील नहीं करता। हालांकि स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर करके डेविएशन जरूर निकालते हैं हम, लेकिन मैनेजमेंट को डिसीजन जो लेने हैं, डिसीजन के लिए जो डेटा है उसके लिए हम एस्टिमेट्स यूज करते हैं। तो इट डज नॉट डील विद एक्चुअल अलोन। ये केवल और केवल एक्चुअल के साथ डील नहीं करता, इसमें एस्टिमेट्स भी कवर होते हैं। एंड दस टोटल एक्यूरेसी इज नॉट इंश्योर्ड। तो आप ये नहीं कह सकते ऐसा होगा ही नहीं, फ्यूचर है, फ्यूचर को कोई भी 100% सर्टेनिटी के साथ नहीं बता सकता अंडर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो पहली जो लिमिटेशन है वो है, सर, एक्यूरेसी इज नॉट इंश्योर्ड इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सेकंड पॉइंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है इट इज ए टूल इन द हैंड्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट के लिए एक टूल है, मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग से मैनेजमेंट को डेटा इंफॉर्मेशन मिलती है जिसके बेसिस पे मैनेजमेंट डिसीजन लेता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकता। मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपने आप में कोई डिसीजन नहीं ले सकता, इसका काम केवल इंफॉर्मेशन देना है फॉर द डिसीजन। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज डेफिनेटली ए टूल इन द हैंड्स ऑफ मैनेजमेंट, बट इट कैन नॉट रिप्लेस मैनेजमेंट। क्वेश्चन आ सकता है इस पे भी कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेंटेन करती है तो वहां पे मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है, तो इट मे बी फॉल्स, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। सर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग टूल जरूर है मैनेजमेंट के लिए, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि फाइनल डिसीजन तो मैनेजमेंट को ही लेने हैं। तो पहला पॉइंट, एक्यूरेसी इज नॉट इंश्योर्ड। सेकंड, इट इज ओनली ए टूल इन द हैंड्स ऑफ मैनेजमेंट, इट कैन नॉट रिप्लेस द मैनेजमेंट। थर्ड, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। देखो, हम कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग से डेटा कलेक्ट करता है। अगर वो डेटा स्ट्रांग होगा तो आप उस डेटा के बेसिस पे डिसीजन लोगे, वो भी स्ट्रांग होगा। अगर डेटा ही आपको जो मिला है वो वीक है, तो उसके बेसिस पे अगर डिसीजन लोगे तो आपके डिसीजन गलत भी हो सकते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिराइव्स इंफॉर्मेशन, कहां से डेटा आता है इनके पास? फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, कॉस्ट अकाउंटिंग से, और जैसा कि मैंने कहा जरूरी नहीं है केवल फाइनेंशियल कॉस्टिंग से, उनको जरूरत लगती है इकोनॉमिक्स से डेटा लेने की, वो वहां से भी ले सकते हैं। तो अदर रिकॉर्ड से भी डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ दीज बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर बिकम द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग टू। अगर ये डेटा ही गलत आया, अगर ये डेटा ही स्ट्रांग है तो स्ट्रांग मैनेजमेंट अकाउंटिंग होगी ऑर्गेनाइजेशन में, डेटा वीक है तो वीकनेस होगी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी। सिंपल, स्ट्रांग और वीकनेस इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब है इसके बेसिस पे जो डिसीजन लिए जाएंगे। स्ट्रांग है तो सही डिसीजन
वीक डेटा है तो गलत डिसीजन हो सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट इज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ डेटा प्रोवाइडर, उसके बेसिस पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की स्ट्रेंथ और वीकनेस डिपेंड करती है। फोर्थ पॉइंट, सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है इसको मेंटेन करने की कॉस्ट बहुत आई है। द इंस्टॉलेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ए कॉस्टली अफेयर, सो ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस इन पर्टिकुलर स्मॉल फर्म्स कैन नॉट अफोर्ड। इस पे भी एमसीक्यू क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स वगैरह बनता है कि एक स्मॉल फर्म के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्पफुल नहीं है। तो यू कैन से सर यस, क्यों? क्योंकि स्मॉल फर्म जो है वो इतना खर्चा बियर नहीं कर सकती, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को मेंटेन करने का खर्चा बहुत हाई आता है, क्योंकि काफी सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको वहां पे रखने पड़ते हैं और उनका स्टाफिंग वगैरह जो खर्चा है, ये सारे खर्चे बहुत हाई होते हैं। फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो लैक ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। अब जैसा कि हम कहते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अदर रिकॉर्ड्स से डेटा निकालता है। अगर कहीं पे भी नॉलेज की लैक है, अगर मेरे को फाइनेंशियल अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है, या मेरे को फाइनेंशियल अकाउंटिंग की नॉलेज है, कॉस्ट की नॉलेज नहीं है, अगर मैं कहूं दोनों की नॉलेज है, स्टेटिस्टिकल डेटा समझ में नहीं आता, इकोनॉमिक्स नहीं समझ में आता, तो उस सिचुएशन में आप जो डेटा रिसीव करोगे वो इररेलेवेंट हो सकता है। तो द इमर्जेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द फ्यूजन ऑफ ए नंबर ऑफ सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टेटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट थ्योरी, इन सब के बेसिस पे डिसीजन लेता है। एनी इनएडिक्वेट ग्राउंडिंग का मतलब अगर इन सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट में थोड़ी सी भी नॉलेज की कमी होगी हमारी, इन एनी वन और मोर ऑफ द सब्जेक्ट्स is bound to have an unfavorable effect on the consideration and the solution of the problem relating to management performance। तो इसके बेसिस पे जो भी आप डिसीजन लोगे वो गलत हो सकता है। पहली लिमिटेशन, एक्यूरेसी इज नॉट इंश्योर्ड। दूसरा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग टूल है फॉर द मैनेजमेंट, इट कैन नॉट रिप्लेस द मैनेजमेंट। थर्ड, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस में यू कैन से सर जहां से डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो, अगर वो डेटा प्रोवाइडर स्ट्रांग है तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्ट्रांग होगी, अगर डेटा प्रोवाइडर वीकनेस है तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी वीक होगा। कॉस्टली अफेयर है, खर्चा बहुत आता है, लैक ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग है, तो जो भी डिसीजन लोगे वो गलत होने के चांसेस है। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट आता है इवोल्यूशनरी स्टेज। देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को आज भी एक इवोल्यूशनरी स्टेज माना जाता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग अभी भी एक मॉडर्न टूल है, नई अप्रोच है, तो अभी भी इसमें काफी सारी डेवलपमेंट होना बाकी है। तो कंपैरेटिवली क्यों? फाइनेंशियल, कॉस्ट अकाउंटिंग, इनके कंपैरिजन में मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ए न्यू डिसिप्लिन, नया सब्जेक्ट है, नई अप्रोच है, मॉडर्न टूल है, एंड इज स्टिल वेरी मच इन स्टेज ऑफ इवोल्यूशन, अभी डेवलप हो रहा है। देयरफॉर इट कम्स अक्रॉस द सेम डिफिकल्टीज, ठीक है। Therefore, it comes across same difficulties or obstacles which a relatively new discipline has to face। देखो कोई भी नई चीज आती है उसको काफी सारे ऑब्स्टेकल्स फेस करने पड़ते हैं, काफी सारी डिफिकल्टीज आती है, स्मूथ होने में चीजों को टाइम लगता है। बस वैसा ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग के साथ भी हो रहा है कि अभी भी डेवलपमेंट स्टेज में है, नई टूल्स और टेक्निक्स जो है धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, अकॉर्डिंगली इनको कुछ प्रॉब्लम और डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। और लास्ट यही है साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस, वो भी आप इवोल्यूशनरी स्टेज से रिलेट कर सकते हो। सर नया सब्जेक्ट है, नया टूल है, नई अप्रोच है, मॉडर्न टूल है, और अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अचानक से कह दे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट अकाउंटिंग फॉलो करना शुरू करेंगे, सारे एम्प्लॉइज हिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक ह्यूमन नेचर है, हम किसी भी नई चीज को जल्दी से अडॉप्ट नहीं करना चाहते, तो एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है, हर एम्प्लॉई उसको अडॉप्ट नहीं करना चाहता। तो अडॉप्शन ऑफ ए सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग ब्रिंग अबाउट ए रेडिकल चेंज।
क्योंकि देखो अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी नया अडॉप्ट करते हो लाइक मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन के पूरे स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। रेडिकल चेंज मतलब बिग चेंज इन द एस्टैब्लिश्ड पैटर्न ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द मैनेजमेंट पर्सनल। जो भी स्टाफ मैनेजमेंट के लेवल पे काम कर रहा है, काम करने के तरीके में चेंज आएगा। इट कॉल्स फॉर रीअरेंजमेंट ऑफ पर्सनल। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी स्टाफ हमारे यहाँ पे काम कर रहा है उसको रीअरेंज करना पड़ सकता है, एज वेल एज दियर एक्टिविटी, कि भाई किसी को कोई काम अलॉट कर रखा है उसको चेंज करना पड़ सकता है। एंड दिस इज बाउंड टू एनकाउंटर अपोजिशन फ्रॉम सम क्वार्टर और अदर। सम क्वार्टर और अदर का मतलब टाइम लगता है चीजों को अडॉप्ट करने में, तो एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के केस में देखने को मिलता है। तो दीज आर द 7 पॉइंट्स ऑफ लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के फंक्शन भी 7 है और लिमिटेशंस भी इसकी 7 है। पहली लिमिटेशन है एक्यूरेसी इज नॉट इंश्योर्ड, क्योंकि डेटा एस्टिमेटेड होता है। ये टूल इन द एंड ऑफ मैनेजमेंट है, बट मैनेजमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकता। जहां से आप डेटा लेकर आ रहे हो वो डेटा स्ट्रांग है तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्ट्रांग होगा, लेकिन डेटा प्रोवाइडर भी वीकनेस है, गलत डेटा आपको प्रोवाइड करा दिया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी वीक होगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंस्टॉल करने का खर्चा बहुत है तो कॉस्टली अफेयर है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिसीजन के लिए काफी सारे सब्जेक्ट की नॉलेज चाहिए, स्टेटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट थ्योरीज, इंजीनियरिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर कहीं पे भी लैक ऑफ नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होगी, डिसीजन गलत होने के चांसेस होते हैं। इवोल्यूशनरी स्टेज है, अभी डेवलपमेंट चल रहा है, और साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, क्योंकि एक मॉडर्न और न्यू टूल है, और नया कोई भी अडॉप्शन एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है उसका आपको एक अपोजिशन जरूर देखने को मिलता है। दीज आर द सेवन लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एक बार आप रीड करके देख लीजिए, और आपको लगता है कोई डाउट है, यू कैन आस्क। That is relationship between management accounting and cost accounting. Relationship between management accounting and cost accounting. सर कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या रिलेशनशिप है? क्या ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है? क्या ये एक दोनों के दुश्मन है? क्या दोनों में रिलेशन है? तो देखो कहीं ना कहीं दुश्मन तो नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हम कह रहे हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग से डेटा कलेक्ट करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग से भी डेटा कलेक्ट करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो कहीं ना कहीं क्या रिलेशन है इन दोनों में? क्या दोनों एक ही हैं या इन दोनों में कुछ सिमिलरिटीज हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं? तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज प्राइमरली कंसर्न विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द मैनेजमेंट। देखो स्टार्टिंग से ही मैं बात कर रहा हूं
कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का अगर आपको मीनिंग समझना है, आप केवल ये समझो अकाउंटिंग फॉर द मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक टाइप ऑफ अकाउंटिंग है जो मैनेजमेंट के लिए हो रही है, तो ये मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करता है। इट इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्निक्स। तो आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इस सब्जेक्ट में, आप देखोगे मैनेजमेंट जो है डिसीजन मेकिंग के लिए कुछ टेक्निक्स और कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। लाइक मैंने आपको लास्ट क्लास में चैप्टर्स के नाम बताए थे कि हमारे सब्जेक्ट के अंदर आपको डिसीजन मेकिंग टूल देखने को मिलेगा, जिसमें आपको कुछ चैप्टर्स मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड, कुछ चैप्टर आपको ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड टॉपिक है, बजट एंड बजटरी कंट्रोल है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, लर्निंग कर्व है। ये सब क्या है? ये सारे के सारे आगे जो आपको चैप्टर देखने हैं, दीज आर द एप्रोप्रिएट टेक्निक एंड कॉन्सेप्ट विच हेल्प मैनेजमेंट इन एस्टैब्लिशिंग ए प्लान एंड इन डिसीजन मेकिंग। तो जितने भी आगे अपने को चैप्टर्स देखने हैं वो सारे के सारे मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं फॉर प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डिसीजन मेकिंग, मेन कहूं फॉर डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग। इट हेल्प इन मेकिंग रैशनल डिसीजन। ये जो भी टूल्स और टेक्निक्स हम आगे देखेंगे ये मैनेजमेंट की हेल्प करेंगे रैशनल डिसीजन लेने में। रैशनल का मतलब होता है समझदारी से डिसीजन लेना, सही डिसीजन लेना, ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके, फॉर अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव, ताकि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव किए जा सके। एनी कॉन्सेप्ट और टेक्निक, चाहे ये कॉस्ट अकाउंटिंग से निकाला गया हो, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो, चाहे मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कैन बी यूज्ड इन मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जब हम ये पढ़ेंगे तो इसमें आपको कुछ कॉन्सेप्ट कॉस्ट अकाउंटिंग के भी देखने को मिलेंगे जो आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आप पढ़ते हो उसके भी कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट हम यहां पे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स हमेशा कहता है कि जहां पे भी रिसोर्सेज की लिमिटेशंस होती है, स्केर्स रिसोर्सेज होते हैं, हम उन रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करने की कोशिश करते हैं कि एज ए कस्टमर हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले और एज ए बिजनेसमैन हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी तो काम यही है कि कम से कम रिसोर्सेज यूज करके मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करना। सर मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंगली यहां पे आपको फॉर्मूलाज देखने को मिलते हैं। स्टैटिस्टिक्स, पास्ट डेटा के बेसिस पे हम फ्यूचर डिसीजन लेते हैं। तो इसका मतलब सारे के सारे जो ये सब्जेक्ट्स हैं इनको मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपने आप में कवर करता है डिसीजन मेकिंग के लिए। ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट एक्यूमुलेट्स, डेटा कलेक्ट करता है, समराइज, क्योंकि सीधा सीधा डेटा तो ले जाके रख नहीं सकते, एनालाइज द अवेलेबल डेटा एंड प्रेजेंट इट इन रिलेशन टू स्पेसिफिक प्रॉब्लम, डिसीजंस एंड डे टू डे टास्क ऑफ मैनेजमेंट। ये तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन काम ही है सर, डेटा कलेक्ट करके मैनेजमेंट को प्रोवाइड कराना, वही डेटा जो उनके लिए यूजफुल हो। ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट रिव्यू all the decisions and analysis from management point of view to determine how these decisions and analysis contribute to overall organization objective। जो भी डिसीजन लिए जाएंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग उनको एनालाइज करेगा कि वो जो डिसीजन लिए गए हैं वो किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करेंगे। अकॉर्डिंगली समझाएगा, कम्युनिकेट करेगा सारे डिपार्टमेंट्स को कि आपको ये काम इस तरीके से करना है, अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑब्जेक्टिव इस तरीके से अचीव करेगी। ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट जजेस द रेलिवेंस एंड एडिक्वेसी ऑफ अवेलेबल डेटा फ्रॉम मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ऑफ कोर्स एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैनेजमेंट अकाउंटेंट को जो भी उसके पास डेटा है उसकी रेलिवेंसी और एडिक्वेसी चेक करनी पड़ेगी कि अगर मैनेजमेंट को कोई डिसीजन लेना है तो उस डिसीजन लेने के लिए जो डेटा वो प्रोवाइड करवा रहे हैं वो रेलिवेंट डेटा हो और एडिक्वेट डेटा हो, ताकि मैनेजमेंट उसके बेसिस पे करेक्ट, सही और टाइमली डिसीजन ले सके। अभी तक अगर मैं बात करूं जो भी मैंने पढ़ा ये, इसके अकॉर्डिंगली
मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो काफी जगह से डेटा कलेक्ट करेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग से भी तो करेगा। इसका मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग के बिना पॉसिबल ही नहीं है। इन कॉस्ट अकाउंटिंग अगर आप बात करते हो तो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो प्राइमरी इंफेसिस है, मतलब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है कॉस्ट अकाउंटिंग का, मतलब होता है अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। मतलब यू कैन से सर कॉस्ट अकाउंटिंग मेंटेन की जाती है कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए, तो इज ऑन कॉस्ट एंड इट डील्स विद इट्स कलेक्शन कि सर क्या क्या खर्चा आया, एनालिसिस, रेलिवेंस, इंटरप्रिटेशन, खर्चा ज्यादा तो नहीं आया, एंड प्रेजेंटेशन फॉर वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजमेंट। मतलब कहीं ना कहीं कॉस्ट अकाउंटिंग का डेटा भी मैनेजमेंट के पास जाना है। तो हम नहीं कह सकते कि कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक दूसरे के दुश्मन है, हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते। मैनेजमेंट अकाउंटेंसी यूटिलाइजेस द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ये तो हम बार बार स्टार्टिंग से ही मैं कह रहा हूं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग टोटली फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग पे डिपेंडेंट है, इन एडिशन टू अदर मैनेजमेंट टेक्निक्स फॉर एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ ए कंपनी। अगर एक बिजनेस को एफिशिएंटली चलाना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, कॉस्टिंग का डेटा चाहिए, बिना उसके आप अपने बिजनेस को एफिशिएंटली नहीं चला सकते। तो फाइनली यू कैन से सर कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग भाई भाई है। कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के। मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो समझ में आ ही गया कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो कॉस्ट अकाउंटिंग के बिना चल ही नहीं सकता। सर कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्या जरूरत है? एक प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट आई है 10 रुपए, क्या रेलिवेंसी है इसकी? जब तक इसके बेसिस पे कोई डिसीजन ना लिया जाए, और सिंपल सा डिसीजन बताऊं सर, सेलिंग प्राइस डिसाइड करना, सेलिंग प्राइस डिसाइड करना भी तो डिसीजन है। इस कॉस्ट को कैलकुलेट करके क्या कर लोगे अगर आप सेलिंग प्राइस डिसाइड करने का डिसीजन ही नहीं ले रहे कि मार्केट में किस रेट पे बेचोगे, क्या प्रॉफिट इसमें कमाओगे? तो इसका मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग का डेटा भी जब तक मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज ना करे उसकी भी कोई रेलेवेंसी नहीं है। तो यू कैन से फ्रॉम द अबाउट डिस्कशन वी मे कंक्लूड दैट द कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आर इंटरडिपेंडेंट। दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ग्रेटली रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड है, इनसेपरेबल। आप उन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने कहा भाई भाई है, आप इनको अलग नहीं कर सकते। तो रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं, ये तो एनालिसिस हुआ मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का, ये प्रूव करने के लिए कि सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग कॉम्प्लीमेंट्री है, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे से रिलेटेड है और इनसेपरेबल है। तो क्या मैं ये कह दूं कि सर कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है? क्या ये भाई भाई है? तो क्या ये जुड़वा भाई है? तो आंसर इज नो, जुड़वा नहीं है, दोनों में डिफरेंस भी है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग वर्सेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी देखना है अपने को। सर दोनों में डिफरेंस है, तो क्या डिफरेंस है? दोनों में अगर डिफरेंस है तो क्या डिफरेंस है? तो हमें यहां पे 6 पॉइंट्स को लेकर इन दोनों में डिफरेंस एनालाइज करवा दिए। बेसिस पहले में कॉस्ट अकाउंटिंग का स्पेसिफिकेशन है, तो नेक्स्ट वाले में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्पेसिफिकेशन है। सर क्या डिफरेंस है दोनों में? तो पहला तो इन दोनों के नेचर को लेकर डिफरेंस बताया गया कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है इट रिकॉर्ड्स ओनली क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम अभी अभी पढ़ के आए थे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करवाता है टू द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी कवर किया जाता है। तो सर पहला डिफरेंस है नेचर को लेकर, कॉस्ट अकाउंटिंग केवल और केवल क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट कंसीडर करते हैं, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव एस्पेक्ट कंसीडर करते हैं। दूसरा जो डिफरेंस है वो है रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा को लेकर। सीए का मतलब यहां पे कॉस्ट अकाउंटिंग है और एमए का मतलब यहां पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। तो रिकॉर्डिंग को लेकर किस तरीके से डिफरेंस है?
कॉस्ट अकाउंटिंग में जो आपको डेटा देखने को मिलेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग यूजेस बोथ पास्ट और प्रेजेंट डेटा देखने को मिलेगा, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग को तो एस्टिमेशन डेटा पे होता है मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज फोकस्ड विद द प्रोजेक्शन ऑफ फिगर फॉर द फ्यूचर। यहां पे आपको एस्टिमेटेड डेटा देखने को मिलेगा, यहां पे आपको फिगर्स फॉर फ्यूचर देखने को मिलेगी। तो दूसरा जो डिफरेंस है वो है रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा को लेकर, कॉस्ट अकाउंटिंग में पास्ट और प्रेजेंट फिगर्स, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फॉर द फ्यूचर आपको प्रोजेक्शन ऑफ फिगर्स देखने को मिलेगा। तीसरा डिफरेंस है ऑब्जेक्टिव को लेकर। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट कैलकुलेशन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिसीजन मेकिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ए प्रोडक्ट एंड प्रोवाइडिंग ए सर्विस। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है एक प्रोडक्ट बना रहा हूं, उसको बनाने की क्या कॉस्ट है, एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, सर्विस को प्रोवाइड करने की क्या कॉस्ट है। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। आप यहां पे प्लानिंग कोऑर्डिनेशन के साथ साथ बाकी भी फंक्शन मेंशन कर सकते हो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डिसीजन मेकिंग। चौथा जो डिफरेंस है वो है एरिया को लेकर। एरिया को मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग जो एरिया कवर करता है वो केवल और केवल कॉस्ट एसर्टेनमेंट, कि किसी प्रोडक्ट को बनाने की, किसी सर्विस को प्रोवाइड करने की क्या कॉस्ट है, बस लिमिटेड एरिया कवर करता है कॉस्ट अकाउंटिंग। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग ब्रॉड एरिया कवर करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज वाइडर इन स्कोप। आप ये भी कह सकते हो सर कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप नैरो स्कोप है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वाइडर स्कोप है, एज इट इंक्लूड्स, क्योंकि ये जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से भी डेटा कलेक्ट करता है, ये बजटिंग भी करेगा, बजट एंड बजटरी कंट्रोल का टॉपिक देखेंगे सर। इसमें आपको टैक्सेशन से रिलेटेड डिसीजन भी देखने को मिल जाते हैं, इसमें हम प्लानिंग तो करते ही करते हैं। तो यू कैन से सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो एरिया है, स्कोप है, वो ब्रॉडर है, वाइडर है इन कंपैरिजन विद कॉस्ट अकाउंटिंग। पांचवा जो डिफरेंस बताया गया है वो बताया गया है डेवलपमेंट को लेकर। कॉस्ट अकाउंटिंग की अगर बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। कॉस्ट अकाउंटिंग में डेवलपमेंट नई चीज तब आती है जब इंडस्ट्री में कोई नई डेवलपमेंट होती है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग हैज बीन डेवलप्ड इन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड। मॉडर्न जो बिजनेस वर्ल्ड है उसकी क्या नीड है, किस तरीके की डेटा चाहिए, किस तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए, किस तरीके की रिपोर्टिंग चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट अकाउंटिंग में चेंजेस आते हैं। और लास्ट अगर बात करें रूल्स रेगुलेशंस को लेकर, तो जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था आज की क्लास में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो वॉलंटरी है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में फिर भी थोड़े बहुत रूल्स रेगुलेशन अप्लाई हो जाते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग फॉलोज सर्टेन प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर रिकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड रूल्स भी हैं, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड ना कोई स्टैंडर्ड्स हैं, ना कोई रूल रेगुलेशन है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डज नॉट फॉलो एनी स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन, वो आप अपनी बिजनेस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली बना सकते हो। तो 6 पॉइंट्स को लेकर, 6 पॉइंट्स को लेकर मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में डिफरेंस बता दिया। सर पहला नेचर, कॉस्ट अकाउंटिंग केवल और केवल क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट कंसीडर करता है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव कंसीडर करते हैं। दूसरा रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा, कॉस्ट अकाउंटिंग में पास्ट प्लस प्रेजेंट, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फ्यूचर। तीसरा ऑब्जेक्टिव, कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट कैलकुलेट करना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, ये सब करना। चौथा एरिया, कॉस्ट अकाउंटिंग का एरिया नैरो है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वाइडर है। डेवलपमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग की डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ होती है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के साथ होती है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड की नीड के हिसाब से होती है। रूल्स रेगुलेशन कॉस्ट अकाउंटिंग में है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्योर वॉलंटरीली बेसिस पे चलता है। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एक बार आप रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग रीड करके देख सकते हो, जिसमें दोनों चीजें बताई गई है कि सर दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी है, रिलेट भी करते हैं, लेकिन दोनों में 6 पॉइंट को लेकर डिफरेंस भी बताया गया है। एक बार आप इसको अच्छे से रीड करके देख लो, देन
हम आगे कंटिन्यू करते हैं।